दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 12 का जो आपका केमिस्ट्री होता है उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है ठोस अवस्था, उसका हम लोग वन शॉट वीडियो करने वाले हैं। ठीक, यानी कहने मतलब ये है कि जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे और एक एक भाग को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है भाग फर्स्ट होने वाला है, और जिसके अंतर्गत हम लोग आपका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, उसका आधा चैप्टर हम लोग आज की वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। और इसके बाद में फिर जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग जितना भी आपका चैप्टर बचेगा आज के बाद उतना हम लोग उसमें कंप्लीट करा देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए वन शॉट वीडियो होने वाला है और अपना चैप्टर को आप लोग शीघ्रता से समाप्त भी कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसका नोट्स बिल्कुल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका चार्ज केवल 100 रुपीज़ है फिलहाल के लिए। लेकिन अगर आप लोग 3 अक्टूबर के बाद इसे ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को देना पड़ेगा 199, ठीक, यानी कि 199 रुपये देना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। अगर नहीं प्राप्त करना चाहते हैं फिर भी आप लोग इसका नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे तरीके से लिखा है। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका छूटा हुआ हो। ठीक, यानी कि कहने मतलब ये है कि अगर आप लोग इस नोट्स को पढ़ करके जाएंगे, अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझ करके जाएंगे, तो आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में ज़रूर से ज़रूर 90% तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक, आराम से करेंगे अगर आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि बुक में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बोर्ड एग्जाम के लायक, उन सभी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से लिख करके लेकर आया हूँ। ठीक, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि छूटा हुआ है। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही और भी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो को पाने के लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं शीघ्रता से हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक, तो अगर आपको समझ में आ रही सभी चीज़ें तो अच्छे तरीके से आप लोग लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो आपका होता है ठोस अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी क्लासेस आपको देखने को मिल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बायोलॉजी के साथ साथ आप लोगों को मिल रही है यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी इंग्लिश की भी क्लासेस आपको देखने को मिल रही है। ठीक, तो सभी क्लासेस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, जो आपका ठोस अवस्था का जो सबसे पहला जो आपको हेडिंग है जो पढ़ना है आपको, वो होता है आपका पदार्थ या फिर द्रव्य। अब पदार्थ या फिर द्रव्य क्या होता है वो समझिए। इस पृथ्वी पर क्या होता है कि जितने भी आपकी वस्तुएं पाई जाती हैं, अगर उनके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो तथा वो स्थान घेरती हो, तो वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो आपकी पदार्थ कहलाती हैं। यानी कहने मतलब यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है। ठीक, तो ये पदार्थ और द्रव्य की अब हम लोग बात करेंगे। जो पदार्थ और द्रव्य होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक, इसे हम लोग चाहे पदार्थ कहें या फिर द्रव्य कहें, बात एक ही होती है। ठीक, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो ये मैटर के प्रकार कितने होते हैं सबसे पहले वो समझ लीजिए। तो मैटर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। वैसे तो इसके 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोग को 3 प्रकारों को ही पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने 3 प्रकारों को लिखा है। पहला प्रकार आपका होता है ठोस अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। दूसरा प्रकार आपका होता है द्रव्य। ठीक, जिसमें द्रव्य क्या है कि इस प्रकार से नहीं, आप लोग को द्रव्य लिखना है इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आप लोग को द्रव्य को लिखना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। द्रव्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, और तीसरा प्रकार आपका होता है गैस, जिसे हम लोग इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ठोस अवस्था की परिभाषा को देखेंगे, फिर द्रव्य अवस्था की परिभाषा को देखेंगे, फिर हम लोग गैस अवस्था की परिभाषा को देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था से रिलेटेड, तो इसलिए जितनी भी चीज़ें होंगी ठोस अवस्था के बारे में, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और जो द्रव्य है और गैस है, इसका हम लोग केवल इंट्रोडक्शन लेंगे। बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में, यानी कि सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सबसे पहली परिभाषा क्या होती है इसको समझिए। सबसे पहले लिखा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व फिर आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा जिनके अंदर प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको समझने लायक हैं। एक है सबसे पहला आपका आकार है, दूसरा है आपका आयतन। तो जैसा कि मान लीजिए आपका ये पेन है। ठीक, तो ये पेन कैसा है, इसका आकार आप लोग देखेंगे तो आकार इसका निश्चित है, इसके आकार को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। और साथ ही में जिस स्थान पर भी रखेंगे तो इसका जो आयतन होगा वो निश्चित होगा। इसका आयतन और आकार दोनों बदलते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ठोस अवस्था जो आपकी होती है वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। और वहीं पे अंतराणविक बलों की बात करें तो इनके जो मध्य में जो अंतराणविक बल होता है वो क्या होता है, प्रबल अंतराणविक बल होता है। यानी कहने मतलब ये है कि जो आपके ठोस के जो कण होते हैं या फिर कह सकते हैं अणु होते हैं, वो जो क्या होते हैं, प्रबल अंतराणविक बल के साथ में एक दूसरे से जुड़े होते हैं मजबूती से, तभी तो इनके मध्य में जो लगने वाला बल होता है वो कैसा होता है, आपका प्रबल होता है, प्रबल अंतराणविक बल होता है। और वहीं पर अगर हम लोग द्रव्य की बात करें तो उसके बीच में जो लगने वाला अंतराणविक बल होता है वो कैसा होता है, दुर्बल होता है, फिर कह सकते हैं जो ठोस होता है उससे कम होता है, जिसकी वजह से आप लोग देखते होंगे कि जो द्रव्य होता है उसका जो कह सकते हैं आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। उसे आप लोग गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, बर्तन में किसी रखेंगे तो बर्तन का आकार ले लेगा। ठीक, तो इसके अंदर
जो अंतराणुक बल होता है वो ठोसों से कम होता है। वहीं पर अगर हम लोग गैस की बात करें तो गैस में जो आपका अंतराणुक बल होता है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए किसी कमरे में आप लोग गैस छोड़ते हैं तो तुरंत ही वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आकार होता है और आयतन होता है दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषा देखी ठोस अवस्था के बारे में। अब हम लोग देखेंगे द्रव्य अवस्था के बारे में। तो द्रव्य अवस्था क्या होती है इसको समझिए कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है तथा इनमें ठोसों से कम अंतराणुक बल उपस्थित हो, द्रव्य कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहला क्या पॉइंट है, आकार अनिश्चित। यानी कहने मतलब ये है कि जब आप लोग क्या करोगे, गिलास में पानी को रखोगे तो क्या जो आपका द्रव्य होगा वो कैसा आकार ले लेगा, गिलास का आकार ले लेगा। लेकिन जब उसे हम लोग क्या करें, किसी कह सकते हैं बर्तन में रखें या फिर कह सकते हैं कि थाली में रखिए, तो क्या होगा, द्रव्य जो आपका होगा कैसा आकार ले लेगा, वो आपका आकार ले लेगा थाली का। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो द्रव्य होता है जो आपका यानी कि जो लिक्विड होता है उसका आकार अनिश्चित होता है। लेकिन अगर हम लोग आयतन की बात करें तो आयतन निश्चित होता है, चाहे जिस भी बर्तन में आप लोग रखें, तथा इनमें जो ठोसों से कम अंतराणुक बल उपस्थित होता है। यानी कहने मतलब ये है कि जो ठोस होते हैं उसमें प्रबल अंतराणुक बल होता है और जो द्रव्य होता है इसमें ठोसों से कम अंतराणुक बल होता है। तीसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका गैस अवस्था। यानी कि गैस अवस्था की परिभाषा को हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं तथा इनमें न्यूनतम अंतराणुक बल पाया जाता है, गैस अवस्था कहलाता है। आप लोग जानते होंगे गैस जैसे ही आप लोग किसी भी कह सकते हैं कमरे में आप लोग छोड़ोगे तो क्या होगा कि गैस तुरंत ही एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाएंगे, फिर कह सकते हैं थोड़ी देर के बाद गैस गायब हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग उसका कह सकते हैं कि जो आकार होता है वो तो अनिश्चित होगा ही, साथ ही में उसका आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक, और इनके अंदर जो अंतराणुक बल होता है बहुत कम होता है, इसी की वजह से इसका आकार व आयतन अनिश्चित होता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके सभी चीज़ें अच्छे तरीके समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठोस अवस्था के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग ठोस अवस्था को ही पढ़ते चलेंगे पूरे चैप्टर के अंतर्गत। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो ठोस अवस्था होता है उसके कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला जो आपका लक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग ने अभी उसको परिभाषा के माध्यम में भी समझा था कि जो ठोसों का आकार होता है वह आयतन होता है, कैसा होता है, निश्चित होता है। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है कि इनके मध्य प्रबल अंतराणुविक बल उपस्थित रहता है। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि इनके मध्य जो आपका होता है अंतराणुविक बल होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है। यानी कि इनके अणु जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही प्रबल अंतराणुविक बल के साथ जुड़े रहते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका प्रबल आकर्षण बल के कारण ठोस असंपीड्य होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इनके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, अंतराणुविक बल के द्वारा, जो कैसा होता है, प्रबल होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको दबा नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए पेन है आपके पास या कह सकते हैं स्केच है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि आपका कैसे होते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका इनमें विषण का गुण नहीं पाया जाता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका ठोस होता है उसमें क्या होता है, बहने का गुण नहीं पाया जाता है। और पांचवा पॉइंट है आपका कि ठोसों में अवयवीकरण अपने निश्चित स्थान में उपस्थित होते हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ठोस होता है उसमें अवयवीकरण आपके होते हैं वो अनिश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हो गए कुछ सामान्य लक्षण। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में या फिर कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वो लोग कमेंट करें या कह सकते हैं वो लोग मैसेज करें जिनको नोट्स चाहिए। और 100 रुपये चार्ज है फिलहाल 3 अक्टूबर तक। तो जिसको भी चाहिए वही लोग मैसेज करें, सभी लोग मैसेज ना करें। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे जो ठोस होता है उसको हम लोग वर्गीकरण करेंगे। यानी कि ठोसों को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो कौन कौन से भाग होंगे उनको हम लोग समझेंगे। तो जो घटक कण होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो ठोस जिन कणों से मिलकर के बना होता है उन कणों की व्यवस्था के आधार पर हम लोग ठोस को 2 पदार्थों में 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा भाग होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, उसके उपयोग के समझेंगे और साथ ही में जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका उदाहरण भी देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की तरफ बढ़ेंगे और उसका भी इसी प्रकार से पहले परिभाषा फिर उपयोग और उसके साथ ही में उसका जो कह सकते हैं कि उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कण की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। तो ये भी मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके सभी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो मान लीजिए हम लोगों ने क्या बनाया, एक व्यवस्था बना रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अवयवी कणों की इस प्रकार से। मैं पहले आपको बना देता हूँ, तभी आपको अच्छे तरीके सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए ए आ रहा है तो फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा।
फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो इसमें इस प्रकार से व्यवस्था बनी रहती है कि यानी ए के बाद बी आएगा, बी के बाद फिर ए आएगा, ए के बाद फिर बी आएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसका जो व्यवस्था होता है निश्चित होता है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इनमें क्या होता है, अभिकरण निश्चित एवं निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। ठीक, यानी कि इनके अभिकरण क्या होते हैं, नियमित रूप से कह सकते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं और ये कैसे होते हैं, निश्चित व्यवस्था में जुड़े हुए होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, आपके क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वहीं पर अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें जो व्यवस्था होती है निश्चित और नियमित नहीं होती है। तो आपके इस प्रकार से हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें आप लोगों का पहले मान लीजिए ए आ गया, तो उसके बाद बी आ गया, तो फिर बी आता ही चला गया, या फिर ए आता ही चला गया। इसमें मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा था, ए के बाद बी आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, या फिर ए आता चला जा रहा है। इसमें कह सकते हैं कि जो व्यवस्था होती है वो निश्चित और नियमित नहीं होती, इसलिए इसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और ये कैसा होता है, आपका दीर्घ परासी होता है, क्योंकि ये मतलब देख पा रहे हैं जो अभी आपकी ये व्यवस्था देखने को मिल रही है ए बी वाली, ये लगातार आपको देखने को मिलती रहती है, इसीलिए इसे हम लोग दीर्घ परासी कहते हैं। और वहीं पर हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये लघु परासी होते हैं। यानी मान लीजिए बी मिला, फिर ए मिला, तो ये कह सकते हैं ये लघु परासी है। और वहीं पे दीर्घ परासी ये होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस आपका लघु परासी होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस जो आपका होता है उसके उपयोग के बारे में, कि हम लोग इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला उपयोग है आपका कि हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक, तो हीरा जो आपका होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, जिसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। ठीक, तो जो हीरा होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, जिसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो भी आप लोग समझ लीजिए कि कच्चे उत्पाद के रूप में हम लोग बहुत से क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग करते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद करना है। तो ये सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सभी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड हर एक टॉपिक को हमारे इस वीडियो में कराया जाएगा। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको छोड़ दिया जाए और आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक, तो हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी डाउट वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ तक हो गई हमारे क्रिस्टलीय ठोसों की बात। अब हम लोग बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों की। ठीक, तो अगर आप लोग नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाने, मेरा यही आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसका नोट्स जरूर बना ले। आप लोग इसे वीडियो के माध्यम से देखते रहें और साथ ही में इसका नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स इसका बहुत ही अच्छा है, एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है, आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक, तो ऐसे ठोस जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका परिभाषा इस प्रकार से होता है कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती, अभी मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं, लघु परासी होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसके उपयोग के बारे में। तो रबड़ क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग हम लोग टायर, ट्यूब, जूते आदि बनाने में करते हैं। ठीक, तो रबड़ कैसा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें क्या होता है, अवयवी कण की जो होते हैं आपके निश्चित और नियमित व्यवस्था में जुड़े नहीं होते हैं, इसीलिए आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और उसका प्रयोग हम लोग टायर, ट्यूब, जूते आदि बनाने में करते हैं। और दूसरा जो आपका प्रयोग होता है वो आपका होता है कांच, एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग हम लोग सजावटी सामान, लेंस आदि बनाने में करते हैं। ठीक, तो ये आपके दो उपयोग हो गए और परिभाषा हो गई। तो सभी चीज़ों को आप लोग पढ़ते चलें साथ साथ में और नोट्स बनाते रहें, ताकि जब भी आपका बोर्ड एग्जाम आए तो वहाँ पर आप लोगों के पास नोट्स हो। आप लोग अपने नोट्स से पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझ में आएंगी। और साथ ही में नोट्स बनाने से एक और फ़ायदा है कि आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपकी हैबिट भी पड़ जाएगी एग्ज़ाम में लिखने के लिए, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा और आप लोग को ज़्यादा चीज़ें लिखनी रहेंगी। तो इसीलिए आप लोग अपनी हैबिट को बनाते रहें अभी से। फिर हम लोग बात करेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उसमें अंतर क्या होता है उसको समझिए। तो अंतर के माध्यम से हमने 4-5 अंतर को लिखा है, तो उससे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो आपका हेडिंग होगा वो होगा अंतर का आधार। ठीक, यानी कि हम लोग आधार क्या ले रहे हैं, किस आधार पर हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को बांट रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आपका क्रिस्टलीय ठोस का, तीसरा जो आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस का। तो इन्हों में हम लोग क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या है अंतर का आधार, वो है आकृति, यानी कि इनका आकार किस प्रकार से होता है। तो जो इनकी आकृति होती है वो निश्चित एवं नियमित होती है क्रिस्टलीय ठोस की, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है, और आकृति जो आपकी होती है अनिश्चित होती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर दूसरा अंतर का आधार है वो है अवयवी कणों की व्यवस्था। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें अवयवी कण कैसे होते हैं, निश्चित और नियमित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि इनकी जो व्यवस्था होती है अवयवी कणों की वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। और वहीं पर हम लोग अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इनकी जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका अंतर का आधार, वो है गलनांक एवं क्वथनांक।
तो अगर हम लोग बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक एवं क्वथनांक जो आपका होता है वो निश्चित होता है, और वहीं पे अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है आपका विदलन गुण, यानी तेज धार वाले चाकू से काटने से स्पष्ट सतह प्राप्त होती है क्रिस्टलीय ठोसों की, ठीक। और अगर हम लोग वहीं पर अक्रिस्टलीय ठोसों को हम लोग काटे तेज धार वाले चाकू से, तो जो उनकी सतह प्राप्त होगी कैसी होगी, खुरदरी सतह प्राप्त होगी, ठीक। अगला जो आपका पॉइंट है वो आपका होता है प्रकृति, यानी कि इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो हम लोग कह सकते हैं जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी प्रकृति वास्तविक होती है, जिसे हम लोग रियल ठोस भी कहते हैं। और जो आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ये भी आपके ठोस ही होते हैं, लेकिन इसे हम लोग आभासी ठोस कहते हैं, या फिर हम लोग इसे अतिशीतित द्रव्य भी कहते हैं। अब इसे हम लोग अतिशीतित द्रव्य भी क्यों कहते हैं, तो इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आगे वीडियो में, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहना। उदाहरण की बात करें तो जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें कॉपर, आयरन इत्यादि जो आपके होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं। वहीं पर हम लोग बात करें अक्रिस्टलीय ठोस के, तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण होता है कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि होता है। तो यहाँ तक आप लोग को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग को जो आगे पढ़ना है, अब हम लोग को क्या करना है, क्रिस्टलीय ठोस को यहीं पर छोड़ देना है। अब हम लोग को क्या करना है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है वही आपका रियल ठोस होता है। तो अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको हम लोग वर्गीकरण करेंगे, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जितने विभागों में डिवाइड होगा उतने भागों में हम लोग उसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला पॉइंट है वो है आपका क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि इसको हम लोग किस प्रकार से बांट सकते हैं उसे समझिए कि क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य अंतराणुक बल के कारण निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। तो अवयवी कण में जो अंतराणुक बल होता है वो किस प्रकार से लगता है, उसी के आधार पर हम लोग जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला भाग आपका होता है आयनिक ठोस, और ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें और 1-2 बार अच्छे तरीके से पढ़ें और रिवाइज करते रहें समय समय पर, ताकि आपको अच्छी तरीके से सभी चीज़ें याद होती रहें। तो पहला चीज़ क्या है, आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस को हम लोग कह सकते हैं, उसी परिभाषा को हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि इसका नाम कैसा है, आयनिक है ना। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे जो आयनिक है इसमें क्या नाम आ रहा है आपका, आयन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आयनिक यानी कि आयन। तो ऐसे ठोस जिनके अभिकरण क्या हो, धनायन हो या फिर ऋणायन हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनके अभिकरण आयन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जैसा आप लोगों ने देखा परिभाषा में कि आयनिक है, तो उसके इसलिए हम लोग इसी परिभाषा को इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनके अभिकरण कैसे हों, आयन हो, या फिर हम लोग आयन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका धनायन, एक होता है ऋणायन। तो हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनके अभिकरण धनायन हो या फिर ऋणायन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। और ये ठोस जो आपके होते हैं ये परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक। तो इसका कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो इसे हम लोगों को समझना है, लक्षण है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहला लक्षण है आपका कि प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस भंगुर एवं कठोर प्रकृति के होते हैं, ठीक। तो जैसे इनके जो मध्य में जो कह सकते हैं जो उपस्थित होता है प्रबल बल, उसी के कारण जो आयनिक ठोस होते हैं कैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं और कठोर प्रकृति के होते हैं। दूसरा जो लक्षण है कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी क्या होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। तीसरा आपका लक्षण है जो इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन ठोसों में जो आयन होता है वो कैसा होता है, प्रत्येक जो आयन होता है वो विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है। ठोस अवस्था, अगला जो पॉइंट है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कहने मतलब ये है कि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो आयन होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, प्रबल अंतराणुक बल होता है। इसकी वजह से वो कैसे होते हैं, इनके अंदर के जो आयन होते हैं वो स्वतंत्रता से गति नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु जब इन्हें हम लोग जलीय अवस्था में बात करें तो ये कैसे होते हैं, हो जाते हैं कि विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, क्योंकि जो इनके आयन होते हैं वो गति करने लगते हैं, जिसकी वजह से विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं NaCl, KCl और KClO3 और ETC। तो हम लोग एक NaCl का संरचना बना करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं।
तो इस प्रकार से आपकी संरचना होती है NaCl की। तो आप लोग देख पा रहे होंगे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, फिर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ठीक, तो इस प्रकार से है। ये कैसा है आपका जलीय विलयन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ठोस अवस्था में तो आपका ये NaCl होगा, लेकिन जब हम लोग इसे जलीय विलयन बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी आप लोग यहाँ पर देख लें, किसी भी आप लोग विपरीत आयन को देख रहे हैं, फिर कह सकते हैं किसी भी आयन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप लोग Na प्लस आयन को देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे इसके 4 विपरीत आयनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसमें पहला आयन जिसे देख पा रहे हैं Cl माइनस, फिर Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। अगर मान लीजिए यहाँ पर Cl माइनस को आप लोग लेंगे तो ये भी 4 आपके कैसा होगा, विपरीत आयनों से जुड़ा होगा। तो इसमें देख पा रहे हैं Cl माइनस को हम लोग देखेंगे चारों तरफ, तो एक आपका होगा Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस और Na प्लस। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो आपका प्रत्येक आयन होते हैं विपरीत निश्चित आयनों से घिरे हुए होते हैं। तो ये हो गया आपका NaCl की व्यवस्था, और पहला आपका पॉइंट हो गया, यानी कि जो आयनिक ठोस होता है उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी कि जो दूसरा आपका क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो जो आपका अगला होता है वो आपका होता है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक, तो ये सहसंयोजक जो आपका ठोस होता है इसे हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो सहसंयोजी ठोसों में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो जैसा कि आपका सहसंयोजक ठोस होते हैं तो उनके जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य में कैसा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे यह एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये कैसे होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है त्रिविम संरचना के कारण होता है, इसी के लिए इनका जो कह सकते हैं अत्यधिक कठोर होते हैं। तो इसमें लक्षण की बात करें तो इसमें पहला लक्षण है आपका त्रिविम संरचना के कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक, कह सकते हैं इनका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। ठीक, और ये कैसे होते हैं, विद्युत कुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट होता है इसका ये विद्युत का सुचालक होता है। यानी कहने मतलब ये है कि जो सहसंयोजक ठोस होता है ये कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपका होता है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, अगला जो आपका लक्षण है वो है सहसंयोजी ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणविक ठोस भी कहते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट ETC आपके सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के उदाहरण हैं। अब हम लोग उसका चित्र देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आपके परमाणु होते हैं व्यवस्था में त्रिविम संरचना का निर्माण करते हैं, और जो आपके कण होते हैं इसे हम लोग परमाणु कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो सहसंयोजी ठोसों में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है या कणों की जो व्यवस्था होती है इस प्रकार से होती है। तो इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो आपका अगला पॉइंट होता है, अगला जो आपका आधार होता है क्रिस्टलीय ठोसों का, वो क्या होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला आपका होता है आणविक ठोस। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। तो जैसा कि इसका नाम ही है आणविक ठोस, तो इसलिए हम उसकी परिभाषा को इस प्रकार से दे सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में H2, SO2, H2O, ETC। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग चित्र देखेंगे तो इस प्रकार से आपको अणु दिखाई देंगे। तो ये कैसे होते हैं, आपके आणविक ठोस होते हैं, और ये जो अवयवी कण होते हैं इनके कैसे होते हैं, अणु होते हैं। ठीक, तो आणविक ठोसों की जो कणों की व्यवस्था होती है इस प्रकार से होती है। अब जो आणविक ठोस होते हैं इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला जो आपका भाग होता है वह आपका होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है आपका हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तो हम लोग बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमको इनका जो कह सकते हैं जो तीनों भागों को अच्छे तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ना है। केवल हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि आणविक ठोस के 3 भाग होते हैं। ठीक, बस इतना पता होगा तो बोर्ड में आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओगे, कोई भी डाउट वाला बात नहीं होगा। जितना ज़्यादा टफ आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। ठीक, आपका जो चौथा और आखिरी जो आपका क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण होता है उसको समझते हैं। तो जो आपका आखिरी होता है वो आपका होता है धात्विक ठोस। ठीक, तो धात्विक ठोस क्या होता है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे ठोस जो धातुएं हों, ठीक, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर के बनी हो धात्विक ठोस कहलाते हैं। वो और कह सकते हैं कि जो धात्विक ठोस होते हैं कैसे होते हैं, तन्य होते हैं तथा आघात वर्धन्य होते हैं। यानी कहने मतलब ये है कि जब हम लोग उसको ठोकते हैं या फिर कह सकते हैं मारते हैं तो कह सकते हैं वो चोट को सहने का क्षमता रखते हैं, और वो कैसे होते हैं, आघात वर्धन्य होते हैं। तो इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एग्जाम्पल के रूप में आप जो जितनी भी आपके धातुएँ होती हैं कैसी होती हैं, धात्विक ठोस की उदाहरण हो जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग NaCu, Ar, Au, ETC को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जितने भी आपके
कह सकते हैं कि जितने भी आपके क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण थे उन सभी वर्गीकरणों को समझ लिया, यानी कि चारों प्रकारों को अच्छे तरीके से समझ लिया। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और भी अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल के बारे में, यानी क्रिस्टल क्या होता है, एकक सेल क्या होता है, जालक क्या होता है, जालक बिंदु क्या होता है, उसका संयोजन संख्या क्या होती है। यानी कहने मतलब यह है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को अब हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टल के बारे में। तो क्रिस्टल क्या होता है उसको समझिए कि क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों, परमाणु, अणु अथवा आयन को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जोड़ने से बनता है। यानी कहने मतलब ये है कि आप लोग परमाणु लो या फिर अणु लो या फिर आयन को लो और उसे हम लोग क्या करें, निश्चित क्रम में या फिर निश्चित व्यवस्था में जोड़ दें तो क्या होगा, क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो क्रिस्टल का एक जो भाग होता है, छोटी जो इकाई होती है उसे हम लोग एकक सेल कहते हैं। अब हम लोग एकक सेल को समझते हैं कि एकक सेल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। तो एकक सेल या फिर यूनिट सेल क्या होता है उसको समझिए। वह छोटी से छोटी संरचना जो बार बार दोहराकर पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है उसे हम लोग एकक सेल कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि मान लीजिए इस प्रकार से मैं आपको एक एकक सेल बना करके दिखा देता हूँ। ठीक, कि यहाँ पर एकक सेल बना लेते हैं छोटा सा समझाने के लिए आपको। जैसा कि मान लीजिए आपका इस प्रकार से एक एकक सेल होता है, इस प्रकार से इसके जो कोने होते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके कितने कोने होते हैं, ऊपर 4 होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अवयवी कण उपस्थित होंगे, या कैसे हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, और नीचे भी 4 उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसके अगल बगल में मान लीजिए इसी प्रकार से क्रिस्टल जोड़ते चले जाइए, जो एकक सेल होता है जोड़ते चले जाइए, नीचे जोड़ते चले जाइए, ऊपर जोड़ते चले जाइए, बगल में जोड़ते चले जाइए, तो क्या होगा, ये क्रिस्टल का निर्माण कर देगा। और इसे जो आपका क्रिस्टल का एक जो छोटी इकाई कह सकते हैं वो आपकी होती है, क्या होता है, एकक सेल होता है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, ईंटों का उपयोग करते हैं ना। तो ईंटों का उपयोग करते हैं तो घर में जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आप लोग कह सकते हैं कि जो घर की सबसे छोटी इकाई ईंटा होता है, उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, क्रिस्टल एकक सेल होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसे समझते हैं कि जालक क्या होता है, जिसे हम लोग इनमें कहते हैं लैटिस। तो एकक सेल के बार बार दोहराने से जो प्राप्त संरचना होती है उसे हम लोग जालक कहते हैं। ठीक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लैटिस। ठीक, अगला जो आपका पॉइंट है वो है आपका जालक बिंदु। यानी कि जालक बिंदु क्या होता है, किसी भी जालक में जहाँ पर अवयवी कण उपस्थित रहते हैं उसे उन स्थानों को हम लोग या फिर उन बिंदुओं को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक सेल को बना करके दिखाया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 बिंदु ऊपर हैं, 4 बिंदु नीचे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अवयवी कण उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जिन भी जो आपके ये जो कण होते हैं इसको हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। ठीक, जालक में जो आपके कण उपस्थित होते हैं उसे ही हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। तो एक जो एक सेल होता है उसमें लगभग आपके 8 जालक कह सकते हैं, 8 जो जालक बिंदु होते हैं उपस्थित होते हैं। ये भी हम लोग आगे चलेंगे, अभी पढ़ेंगे कि जो आपके जालक बिंदु होते हैं कितने होते हैं, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक, यानी कहने मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका जालक होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं जितने भी आपके उपस्थित होते हैं उन स्थानों को हम लोग बिंदु या फिर जालक बिंदु कहते हैं। आप उपसह संयोजक संख्या की बात करें कि किसी भी जालक या फिर क्रिस्टल में कोई अवयवी कण नज़दीक कितने नज़दीक कणों से घिरा रहता है उसे हम लोग उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जालक में जो आपका अवयवी कण होता है नज़दीक कितने कणों से घिरा रहता है उसे हम लोग उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक, जैसा कि मान लीजिए कोई भी जालक है उसमें मान लीजिए 2 आपके अवयवी कण क्या है, नज़दीकी कणों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से आपका क्या है, इसी के नीचे हम लोग बना देते हैं, जालक बना देते हैं। ठीक, तो आप लोग मान लीजिए यहाँ बीच वाला देखें तो कितने हैं, इधर से जुड़ा है, ऊपर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है। ठीक, तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसका जो उपसह संयोजन संख्या होगी 4 होगी। ठीक, तो होता यह है कि जो जालक होता है उसमें कोई भी मान लीजिए कण ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, तो जो आपका कण होता है जितने भी आपके नज़दीकी कणों से जुड़ा होता है उसे हम लोग उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 4 नज़दीकी कणों से जुड़ा है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं इसकी जो उपसह संयोजन संख्या है वो 4 है। तो यहाँ तक आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो आगे बढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे एकक सेल के प्रकारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों एकक सेल के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। एकक सेल के प्रकारों की बात करें तो ये आपका 2 प्रकार का होता है मेनली। तो जिसमें पहला प्रकार आपका होता है सरल या फिर आद्य घन एकक सेल, और दूसरा प्रकार आपका होता है केंद्रित घन एकक सेल। इसके अंतर्गत आपके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है अंतः केंद्रित घन एकक सेल, और उसके बाद दूसरा प्रकार होता है फलक केंद्रित घन एकक सेल, और तीसरा प्रकार होता है अंत केंद्रित घन एकक सेल। यानी टोटल देखा जाए तो आपको एक प्रकार यहाँ से पढ़ना है और 3 प्रकार यहाँ से, यानी टोटल 4 प्रकारों को हम लोग को एकक सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो इन सभी को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, डिटेल
में हर एक चीज़ को मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा, कोई भी डाउट वाली बात नहीं रहेगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सरल या फिर आदि घन एकक सेल, जिसे हम लोग एससीसी या पीसीसी भी कहते हैं। सेलों में आपका जो पहला प्रकार होता है वो आपका होता है सरल या फिर आद्य घन एकक सेल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एससीसी या फिर पीसीसी भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक ऐसा एकक सेल जिसके सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल या फिर आद्य घन एकक सेल कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपका एक एकक सेल है, उसके जितने कोने हैं, मैंने देख लीजिए, ऊपर 4 कोने हैं, नीचे 4 कोने हैं, तो सभी कोने पर क्या है, एक अवयवी कण उपस्थित है। इस प्रकार से मैंने गोले के रूप में बना दिया है। तो यही क्या होता है, आपका सरल या फिर आद्य घन एकक सेल कहलाता है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो इसमें कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, और 8 कोनों पर क्या है, अवयवी कण उपस्थित है। जो भी मान लीजिए परमाणु उपस्थित है, तो परमाणु का 1/8वां भाग ही आपका एक बिंदु पर या फिर कह सकते हैं एक जो आपका कोना है उस पर उपस्थित है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग प्रभावी परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, यानी कि जो जेड का मान होता है। तो टोटल हम लोग बात करें अगर कितने अवयवी कण आपके उपस्थित हैं, 8, यानी कि 8 बिंदु हैं आपके, तो 8 ही तो अवयवी कण उपस्थित होंगे, और उनका कितना भाग आपके एक एक सेल में उपस्थित है, 1/8वां भाग है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। और फिर जब आपका 8 से 8 कट जाएगा तो कितना निकल करके आएगा, 1, यानी कि जो जेड का मान होगा आपका 1 निकल करके आएगा। जालक बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 4 नीचे बिंदु हैं, 4 ऊपर बिंदु हैं, उसी पर अवयवी कण आपके उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं जालक बिंदु 8। तो ये आपकी बात हो गई सरल या फिर आद्य घन एकक सेल के बारे में, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो एकक सेल का दूसरा प्रकार होता है वो आपका होता है केंद्रित घन एकक सेल। तो ये क्या होता है, इसको समझते हैं हम कि एक ऐसा एकक सेल जिनमें कोने के अलावा भी किसी अन्य स्थानों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, केंद्रित घन एकक सेल कहलाता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अभी तक क्या हो रहा था, जो सरल या फिर आद्य घन एकक सेल था उसमें क्या था, केवल और केवल कोने पर परमाणु उपस्थित थे। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि कोने के अलावा अन्य स्थानों पर भी क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। अब अन्य स्थान कौन कौन से होते हैं उसे समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कोने कितने होते हैं। तो कोने आपके होते हैं 8। उसका दूसरे नंबर पे आपका फलक की बात करें तो फलक आप लोग देख पा रहे होंगे, एक फलक ये वाला होता है, और दूसरा फलक इस ये ऊपर वाला, तीसरा फलक नीचे वाला, चौथा फलक ये सामने वाला, एक आगे वाला, एक पीछे वाला। इस प्रकार से 6 फलक होते हैं आपके। उसके बाद कोर की बात करें तो कोर भी आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं, यानी कि जो डंडी होती है इसे हम लोग कोर कहते हैं। तो 4 इधर हो गया, उसका 2 ऊपर, 4 2 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि कोर कितने होते हैं आपके, टोटल 12 होते हैं। और आपके केंद्र की बात करें तो इसके मध्य में केंद्र भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोने के अलावा मान लीजिए अगर फलक पे उपस्थित होगा तो आपका क्या होगा, केंद्रित घन एकक सेल होगा, या फिर कह सकते हैं कोर पर उपस्थित होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं केंद्र में उपस्थित होगा, तो आपका क्या होगा, केंद्रित घन एकक सेल होगा। अब केंद्रित जो घन एकक सेल होता है इसके भी 3 प्रकार होते हैं, जिसे हम लोग को समझना है। इसमें आपका पहला प्रकार होता है अंतः केंद्रित घन एकक सेल, जिसे हम लोग बीसीसी भी कहते हैं, ठीक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा है एकक सेल जिसमें कोने के अलावा एक घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित तो रहता है, अंतः केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें क्या है कि कोने पर तो परमाणु उपस्थित है ही, साथ ही में इसके मध्य में भी एक परमाणु उपस्थित है। तो कोने पर जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनका केवल 1/8वां भाग ही आपका, एक परमाणु का 1/8वां भाग ही आपका इसमें उपस्थित होता है, लेकिन जो मध्य में उपस्थित है वो पूरा परमाणु इसके अंदर उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कोने पर उपस्थित जो आपके परमाणु हैं उनका मान कितना आ जाएगा, 1, और जो मध्य में उपस्थित है पूरा अंदर एक ही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक अंदर का हो जाएगा और एक चारों जो आपके 8 कोने हैं इसके बाहर का एक परमाणु हो जाएगा। तो प्रभावी परमाणु संख्या जब आप लोग निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं कोने कितने हैं आपके, 8 परमाणु उपस्थित है 8 कोनों पर। तो इस प्रकार से हो जाएगा 8 गुणे 1/8, क्योंकि 1/8 भाग ही तो आपका उपस्थित है, और प्लस में आपका जो एक बीच में परमाणु उपस्थित है प्लस में 1 कर देंगे। तो टोटल अगर हम लोग प्रभावी परमाणु संख्या की बात करेंगे तो टोटल कितना निकल कर आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो एक इधर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल 2 हो जाएगी। यानी कि इसमें, यानी कि जो आपका अंतः केंद्रित घन एकक सेल होता है इसमें 2 परमाणु आपके टोटल उपस्थित होते हैं। जालक बिंदु की बात करें तो जालक बिंदु आपके 4 ऊपर 4 नीचे हो गए 8, एक मध्य में आपका हो गया 9, ठीक। तो इस प्रकार से जालक बिंदु कितने हो जाएंगे आपके, 9 हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रकार की ओर समझते हैं। तो जो आपका केंद्रित घन एकक सेल का जो अगला प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित घन एकक सेल, जिसे हम लोग एफसीसी भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा एकक सेल जिसमें कोने के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घन एकक सेल, ठीक। होता यह है कि जो आपके एकक सेल होता है इस प्रकार का, यानी कि फलक केंद्रित घन एकक सेल जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, सभी कोने पर तो एक परमाणु उपस्थित होता ही है, साथ ही जिसमें जितने भी फलक होते हैं, फलक कितने होते हैं आपको मैंने अभी बताया था कि फलक आपके टोटल 6 होते हैं। तो सभी 6 फलकों पर क्या होता है, एक एक परमाणु उसके केंद्र पर उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं, ठीक। तो जो आप लोग को जानते होंगे जो कोने पर उपस्थित परमाणु संख्या होती है, सभी कोने को हम लोग मिलाएंगे अगर,
तो कितनी हो जाती है आपकी, टोटल 1 हो जाती है, यानी कि 8 होते हैं लेकिन उनका 1/8वां भाग ही उपस्थित होता है। तो मतलब प्रभावी परमाणु संख्या की हम लोग बात करें कोने के लिए तो आपका हो जाता है 1, ठीक। लेकिन जो आपका जो फलक पर उपस्थित जो आपके परमाणु होते हैं उनका 1/2 भाग ही आपके इसमें उपस्थित होता है, ठीक। तो यानी कि हम लोग इस प्रकार से करेंगे, प्रभावी परमाणु संख्या Z बराबर लिखेंगे 8 × 1/8 प्लस में क्या हो जाएगा 6, आपके कितने हैं फलक 6 हैं और 6 फलक पर 6 परमाणु उपस्थित हैं जिनका कितना भाग उपस्थित है आपके एकक सेल में 1/2 भाग उपस्थित है। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 2 से 6 कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि इधर 1 और इधर 3, तो कितने हो जाएंगे 1 और 3 मिलाकर के 4 हो जाएगा, यानी प्रभावी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। और ये प्रभावी परमाणु संख्या आपको याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग जब भी न्यूमेरिकल वगैरह लगाएंगे इसमें तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर जालक बिंदु की बात करें तो टोटल अगर आपको बिंदु की बात करें यानी कि कोने की बात करें तो कोने कितने हैं 8, फलक कितने हैं 6, यानी कि 8 6 हो गए 14, यानी कि जालक बिंदु कितने हो गए आपके 14 हो गए। अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो हमारा अगला प्रकार है अंतः केंद्रित घन एकक सेल, जिसे हम लोग कहते हैं ECC यानी कि एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा एकक सेल जिसमें सभी कोने के अलावा 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहता है, उसे हम लोग अंतः केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं, ठीक। इसमें होता यह है कि सभी कोने पर तो परमाणु उपस्थित होगा ही, साथ ही में 2 विपरीत फलकों पर भी परमाणु उपस्थित होगा। यानी मान लीजिए अगर इधर है तो इसके सामने वाला जो विपरीत होगा इधर होगा ना, तो इधर उपस्थित होगा। अगर मान लीजिए इन दोनों पर नहीं उपस्थित है, इधर वाला उपस्थित होता है तो इधर के सामने क्या होता है ये आता, तो इसके सामने ये उपस्थित होता है यहाँ पर, ठीक। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं अंत केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। और इसमें प्रभावी परमाणु संख्या की अगर हम लोग बात करें तो Z का मान जो आपका होता है 8 × 1/8 प्लस में आपका 2 + 1/2, यानी कि जो आपके कह सकते हैं फलक पर उपस्थित परमाणु 2 होते हैं इसीलिए, और जानते हैं जो फलक पर उपस्थित परमाणु होते हैं उनका 1/2 भाग ही आपका एकक सेल में उपस्थित होता है। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल 1 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, टोटल कितने हो जाएगा प्रभावी परमाणु संख्या Z का मान आपका हो जाएगा 1 + 1 = 2, यानी कि जालक बिंदु आपके हो जाएंगे 8 कोने और साथ ही में 2 आपके फलक, यानी कि टोटल हो जाएंगे 10। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा कि जो आपका एकक सेल था उसके सभी प्रकारों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो एकक सेल होता है उसके प्रांचल के बारे में, यानी कि एकक सेल का जो पैरामीटर होता है उसे हम लोग किस प्रकार से माप सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके अंतःखंड के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका एक सेल होता है उसमें 3 अंतःखंड होते हैं जिसे हम लोग ABC कहते हैं, और 3 ही अंतःकोण होते हैं जो आपके अल्फा, बीटा और गामा होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझा देने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, होता ये है कि एक आपका इस प्रकार से क्या होता है, इसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। और एक सामने की जो रेखा होती है इस प्रकार से उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेड अक्ष कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको दर्शाते हैं, ठीक। तो होता ये है कि इसी प्रकार से हम लोग जब एकक सेल बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम लोग एक्स की ओर बढ़ाते चले जाएं, फिर वाई की ओर बढ़ाते चले जाएं, फिर इधर जेड की ओर बढ़ाते चले जाएं, तो होता है इसमें कोण होते हैं और साथ ही में अंतःखंड होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो, इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर जेड है। तो होता है कि जो ए एक्स और वाई के बीच का जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए बोलते हैं अंतःखंड। और होता है वाई और जेड का जो होता है उसे हम लोग बी कहते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें एक्स और जेड के बीच का जो होता है उसे हम लोग सी कहते हैं, अंतःखंड, ठीक। वहीं पे हम लोग अंतःकोण की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आपका ए और बी के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गामा। और साथ ही में जो बी और सी के बीच का होता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा। और वहीं पे ए और सी के बीच का जो होता है उसे हम लोग बीटा कहते हैं, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिस्टल तंत्र के बारे में, यानी क्रिस्टल तंत्र किस प्रकार से होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यही चीज़ आपको समझनी थी, इसी से हम लोग क्रिस्टल तंत्र को निकालेंगे। यानी कि जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों का निर्माण होता है इनके द्वारा ही, ठीक। तो होता ये है कि जो आपका पहला जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो आपका होता है क्यूबिक यानी कि घनीय होता है, जिसमें होता है अंतःखंड जो आपके होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ए बराबर होता है बी के, बी बराबर होता है सी के, यानी टोटल तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अंतःकोण भी आपके बराबर होते हैं सभी, यानी कि अल्फा बराबर, बीटा बराबर, गामा बराबर कितने होते हैं, 90 डिग्री, यानी कि सभी बराबर होते हैं, साथ ही में 90 डिग्री के भी होते हैं। दूसरा आपका होता है टेट्रागोनल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विसमलंबाज, जिसमें ए यानी कि अंतःखंड जो ए होता है बराबर होता है बी के, लेकिन बी आपका सी के बराबर नहीं होता है। अंतःकोण की बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर होते हैं, साथ ही में 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा आपका होता है विषमलंबाज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें क्या होता है ए बी सी तीनों बराबर नहीं होते हैं। अंतःखंड की बात करें तो अगर हम लोग बात करें अंतःकोण की तो इसमें क्या होता है अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर होते हैं, साथ ही में 90 डिग्री के भी होते हैं।
और चौथा आपका होता है त्रिसमनसाच, जिसे हम लोग रोमोहेड्रल कहते हैं, जिसमें ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा तो बराबर होंगे, लेकिन ये तीनों कोई भी इनमें से कोई भी आपका 90 डिग्री का नहीं होगा। पांचवा प्रकार आपका होता है वो आपका होता है हेक्सागोनल, जिसे हम लोग षटकोणीय कहते हैं हिंदी में। अंताकोण की बात करें तो इसमें ए बी सी में ए और बी तो बराबर होता है, लेकिन जो बी होता है वो सी के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पे अंताकोण की बात करें तो अल्फा और बीटा बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। और गामा की बात करें तो गामा आपका बराबर नहीं होता है, वो 120 डिग्री का होता है। छठा आपका होता है मोनोक्लिनिक, जिसे हम लोग एक नताज कहते हैं, जिसमें आपका ए बी सी तीनों बराबर नहीं होते हैं। और पे अंताकोण की बात करें तो इसमें अल्फा बराबर जो आपका होता है वो आपका होता है गामा के, और वो भी दोनों जो आपके होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा जो आपका होता है वो आपका ना ही इनके बराबर होता है और ना ही 90 डिग्री का होता है। फिर आपका अगला और लास्ट प्रकार होता है ट्राइक्लिनिक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिनताज, जिसमें आपका होता ये है कि आपका जो जितने भी अंताखंड होते हैं तीनों यानी कि ए बी सी तीनों बराबर नहीं होते हैं, और ना ही आपके अंताकोण बराबर होते हैं, यानी ना ही अल्फा बराबर होगा बीटा के, ना ही बराबर होगा बीटा गामा के, और ना ही एको 90 डिग्री के होंगे। तो इस प्रकार से आपके 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं। इसका याद करने का ट्रिक भी होता है सीटी और हम ट्राई, तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं लाइन सीरियल वाइज से। ठीक, फिर हम लोग बात कर लेते हैं जो 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा उससे पहले, क्रिस्टल तंत्रों से पहले हम लोगों ने एकक सेल को पढ़ा। तो एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 होते हैं। तो 7 क्रिस्टल तंत्रों और 4 एकक सेलों से मिला करके कुल 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं, और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेविश जालक कहते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है घनीय, तो घनीय यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, घनीय जो आपका होता है इसे कितने प्रकार के आपके क्रिस्टल जालक संभव होते हैं? तो उसमें पहला प्रकार आपका होता है पीसीसी, बीसीसी और एफसीसी, यानी 3 प्रकार के आपके जालक संभव होते हैं। और पीसीसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, और बीसीसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, और एफसीसी को बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस प्रकार से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग समझ जाना। फिर हम लोग द्विसमलंबाज की बात करें, इसमें जो जालक संभव होते हैं वो आपके होते हैं बीसीसी और पीसीसी। ठीक, और विषमलंबाज की बात करें तो इसमें आपके होते हैं पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। और त्रिसमनताज की बात करें तो इसमें पीसीसी होता है, षटकोणीय में पीसीसी, और एक नताज में आपका पीसीसी और ईसीसी होता है, और त्रिनताज में आपका पीसीसी होता है। ठीक, तो अगर आप लोग इसे कह सकते हैं जोड़ेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 14, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यही आपके जो 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेविश जालक कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं परमाणु की त्रिज्या एवं कोर की लंबाई में संबंध के बारे में। तो परमाणु की त्रिज्या एवं कोर की लंबाई की संबंध की हम लोग बात करें तो सबसे जो 3 प्रकार आपके जो पढ़ने होते हैं आपको, उसको आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला होता है आपका सरल या फिर आदि घन एकक सेल। ठीक, तो ये होता है इसमें ये है कि इसमें जो आप लोग, मैं आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझ में आ जाए। होता है इसमें ये है कि जो आपका इस प्रकार से क्या होता है, एकक सेल होता है। इस प्रकार से अगर मैं बना दूँ, इस प्रकार से होता है। ठीक, तो ये जो कोर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ए। ठीक, इसको हम लोग ए से बताते हैं। और जो आपका ये एक परमाणु होता है, परमाणु का क्या होता है? मान लीजिए परमाणु का केंद्र उपस्थित होता है। जब हम लोग परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु का जो त्रिज्या होता है इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर से। ठीक, तो होता ये है कि जो आपका ये परमाणु होता है ये इस प्रकार से उपस्थित होता है। ठीक, तो मतलब ये होता है कि इस प्रकार डंडी खींचेंगे हम लोग तो एक परमाणु इधर है, एक परमाणु इधर है, तो ये इस प्रकार से आपका होता है। ठीक, ये टोटल डंडी कितनी है? ए है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? इधर का आर और इधर का आर, यानी कि इसका भी आर होता है रेडियस, इसका भी आर रेडियस होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका सरल या फिर आद्य एकक सेल होता है उसमें जो ए का मान होता है वो ए बराबर आपका 2r होता है, यानी कि जो कोर की लंबाई होती है और त्रिज्या में जो संबंध होता है वो आपका होता है ए बराबर 2r। ठीक, तो ए क्या है? ए आपका है कोर की लंबाई, और 2r जो आपका है ये है आपकी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। ठीक, अगला आपका होता है अंतः केंद्रित घन एकक सेल। तो इसमें के लिए जो आपका होता है बीसीसी का जो कह सकते हैं कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में संबंध जो आपका होता है ए बराबर होता है 4 बटा
A√3R, ठीक। और वहीं पे हम लोग फलक केंद्रित घन एकक सेल की बात करें तो इसमें FCC का जो आपका होता है परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध A बराबर होता है 2√2R, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग इन चीज़ों को याद कर लें और ये आपका पहला भाग समाप्त हो गया है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितना भी आपका टॉपिक बचता है आज की वीडियो के रिलेटेड, उन सभी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें बताना, ताकि हम लोग इस वीडियो को जल्दी ही ला सकें जो आपका नेक्स्ट भाग होने वाला है, ताकि आप लोग अपने चैप्टर को आसानी से समाप्त कर सकें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।